हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव विकास, दैट इज इवोल्यूशन। इसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहा जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम ओरिजिन ऑफ लाइफ भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा यह जो सिलेबस है आपको पढ़ाएंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें स्टैनली मिलर का प्रयोग, लुईस पास्चर का प्रयोग, फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग और इसके अलावा ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो पृथ्वी और जीवों की उत्पत्ति है उसके बारे में बताया जाएगा। इसके लिए हम अगले वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं जैव विकास क्या है। जैसा कि परिभाषा में भी कहा गया है, सरल संरचना वाले जीवों से जटिल जीवों के क्रमिक विकास को ही जैव विकास कहते हैं। कहने का आशय है, जैव विकास बहुत ही धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल के अर्थात बहुत ही प्राचीन समय के सरल संरचना तथा निम्न कोटि के प्राणियों से आधुनिक एवं जटिल तथा उच्च कोटि के प्राणियों का विकास हुआ है। ठीक, हम यह कह सकते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म का निर्माण करना ही जैव विकास या एवोल्यूशन कहलाता है। ठीक, जैव विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। जैव विकास के पिता अर्थात फादर ऑफ एवोल्यूशन, फादर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, या जिन्हें हम चार्ल्स डार्विन भी कहते हैं, इनका नाम आता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, प्राणियों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप साधारण संरचना वाले प्राणियों से जटिल एवं अति संगठित प्राणियों का विकास हो, वही जैव विकास कहलाता है। आपने परिभाषा में भी देखा कि यहाँ पर कहा जा रहा है, प्राणियों में होने वाला ऐसा परिवर्तन, ऐसा मॉडिफिकेशन, ऐसा चेंजमेंट जिसके परिणाम स्वरूप सबसे सिंपल टाइप के जो भी एनिमल्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं, उन प्राणियों में से जटिल और अति संगठित प्राणियों के विकास को ही जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास से आशय यह है कि अगर देखा जाएगा तो शुरुआत में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के समय मानव सीधे जमीन पर नहीं आया है। जैव विकास एक क्रम से हुआ है। सबसे पहले जो प्राथमिक प्रकार के जीव हैं उनका निर्माण हुआ है, और इस प्राथमिक जीवों में सबसे पहले आपके आर्कीबैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस आए। इसके बाद जो है क्रम से फिर आपके प्रोटोजोआ का उद्भव हुआ है, प्रोटोजोआ। ठीक, इसके बाद फिर पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, और लास्ट से होते हुए आपने देखा कि जितने भी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स थे, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स से बाद में वर्टिब्रेट एनिमल्स का, यानी कि जो भी हायर मैमल्स हैं
इनका सबका विकास लो कह सकते हो कि निम्न श्रेणी के जीवों से उनमें कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता आने से बड़े जीवों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम जानेंगे जैव विकास का एक थाट है, एक विचार है, परिवर्तन के साथ अवतरण जैव विकास की मौलिक कल्पना है। परिवर्तन के साथ अवतरण ही जैव विकास की मौलिक कल्पना है। इसे हम कह सकते हैं जैव विकास में बताया गया है परिवर्तन के साथ अवतरण जैव विकास की मौलिक कल्पना है। इसे डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन कहा जाता है। जैव विकास के इस टॉपिक में अब हम जानेंगे जैव विकास सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जैव विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं कि जो जैव विकास है प्रकृति में हर पल होते रहते हैं, यह कभी बंद नहीं होता है। आज जो हम जीव देख रहे हैं उसमें हो सकता है कि कल बदलाव आ जाए और वह भविष्य में चल करके उसमें से कोई एक नई जाति का विकास हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्रम है धीरे धीरे अर्थात वेरी स्लोली। यहाँ पर कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन से ही अधिक जटिल संरचना वाले जीवों का विकास होता चला गया। नेक्स्ट, एक प्रकार के जीवों से दूसरे प्रकार के जीवों को बनते देखना संभव नहीं है, किंतु संयोजक जीवों का पाया जाना इसका समर्थन करता है। हम कह सकते हैं कि एक जीव से दूसरे जीव को बनते हुए देखना संभव नहीं है। कहने का आशय है कि अगर प्रोटोजोआ का कोई जीव है, अमीबा है, तो उससे युगलीना का निर्माण नहीं हो पाएगा। वह प्रजाति अलग होती है। युगलीना आपका अलग है, अमीबा आपका अलग होता है, किंतु इनके बीच में संयोजी कड़ियों का पाया जाना यह इस बात की पुष्टि करता है कि जो जीव है यह किसी न किसी नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे, जीवों में प्रकृति की बदली हुई दशाओं के अनुकूल परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप नए जीव बनते रहते हैं। कहने का आशय ये है कि प्रकृति ने नेचर में बदली हुई दशाओं के अनुकूल परिवर्तन होने से जीव में कुछ बदलाव आ जाते हैं और जिसके फलस्वरूप भविष्य में उससे कोई नया जीव अर्थात कोई नई जाति का उद्भव हो सकता है। अब आगे जानेंगे इसी क्रम में जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास किन किन बातों से यह सिद्ध करता है कि वास्तव में पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति में जैव विकास हुआ होगा। सबसे पहले यहाँ पर जाना जाएगा कि जैव विकास को निम्नलिखित प्रमाणों से प्रमाणित किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एविडेंस आए जिनके माध्यम से हम बता सकते हैं कि प्रकृति में एवोल्यूशन हुआ है। इसी क्रम में हम जानेंगे समजात एवं समरूप अंगों से प्रमाण। दूसरा है संयोजी कड़ियों से प्रमाण। तीसरा है अवशेषी अंगों से प्रमाण। चौथा जीवाश्म से प्रमाण। 5 तुलनात्मक भ्रौणकी से प्रमाण। तो इस क्रम में आपने जो ये पॉइंट देख रहे हैं, अभी इसमें
बहुत सारे पॉइंट और बन सकते हैं, आनुवंशिकी से प्रमाण, रासायनिकी से प्रमाण और भी तुलनात्मक अंगों से प्रमाण। ठीक, तो इस क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे, पहला पॉइंट है समजात एवं समरूप अंगों से प्रमाण। ऐसे जीवों के कौन कौन से अंग हैं जिनसे समजातता एवं समरूपता का विकास पाया गया है। सबसे पहले जानेंगे समजात अंग। समजात अंग जीव जंतुओं के वह अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना समान होती है किंतु कार्य अलग अलग होते हैं, तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति और रचना बिल्कुल समान होती है किंतु कार्य अलग अलग होते हैं, तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहे जाते हैं। जैसे सील के फ्लीपर तैरने के लिए होते हैं। सील जो कि एक जलीय जीव होता है, उसके पास 4 लिम्ब फ्लीपर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। पक्षियों और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, पक्षियों के पास जब इनका जैव विकास प्रारंभ होता है तो स्टार्टिंग में आप पाएंगे कि जब कोई अंडे से छोटा सा बेबी बर्ड जन्म लेता है तो उसके पास 4 लिम्ब होते हैं, अर्थात 4 पैर होते हैं। उसमें 2 होते हैं अग्रपाद और 2 होते हैं पश्चपाद, जिसमें से जो उनके अग्रपाद हैं, पक्षियों के अग्रपाद वे पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। और चमगादड़ के पास यहाँ पर कहा जा रहा है कि पंख होते हैं। एक्चुअली में चमगादड़ के पास पंख नहीं बल्कि उसके अग्रपाद और पश्चपाद के बीच में त्वचा की ही एक बढ़ी हुई झिल्लीनुमा भाग जिसे हम पैटेजियम कहते हैं, तो पैटेजियम जो होता है वह उड़ने में सहायता करता है। इसके अलावा घोड़े की अगली टांग, जो घोड़े के पास अगली टांग होती है वह दौड़ने के लिए होती है। और मनुष्य के पास जो अग्रपाद है, अर्थात अग्रपाद जो कि हाथ में बदल चुके होते हैं। अग्रपाद यह वस्तुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं चित्र के भी माध्यम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सील का फ्लीपर बना है और दूसरा है पक्षी के पंख हैं और तीसरा है चमगादड़ के जो कि पंखों में लगे हुए पैटेजियम हैं और घोड़े की अगली टांग है और मनुष्य का हाथ है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सभी के पास ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्थियाँ होती हैं। घोड़े के पास जो अंगुलास्थियाँ होती हैं वह खुर में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं। जो भी अंगुलास्थियाँ होती हैं ये पशुओं में खुर का निर्माण करती हैं, जिससे वह चलने में सहायता प्राप्त करता है। तो आपने यहाँ पर चित्र के भी माध्यम से देखा कि जंतुओं के पास कौन कौन से समजात अंग होते हैं। अब इसी क्रम में हम देखेंगे अगला हेडलाइंस है समरूप अंग या समवृत्ति अंग। जीव जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति में अलग होते हैं। किस में अलग हैं? संरचना एवं उत्पत्ति, अर्थात उनकी जो उत्पत्ति है, उनकी जो ओरिजिन है वह अलग होती है। ठीक, किंतु कार्य में समान होंगे। कैसे होंगे? कार्य में समान होंगे। जो उनकी संरचना है और उत्पत्ति है समान तो नहीं है। संरचना और उत्पत्ति कैसी है? अलग अलग होगी, किंतु कार्य कैसा होगा? समान होगा।
तो ऐसे अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं। क्या कहेंगे? समरूप अंग कहेंगे। जैसे तितली, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं। तितली भी उड़ती है, पक्षी भी उड़ते हैं और चमगादड़ भी उड़ते हैं। यहाँ पर आपने देखा इनका जो कार्य है समान है। इन जंतुओं के कार्य उड़ने का है, सभी का काम समान हो रहा है। ठीक, कार्य कैसे करते हैं? समान कार्य करते हैं। वह कार्य कौन सा है? उड़ने का कार्य है। लेकिन जो इनके अंग उड़ने वाले उत्पत्ति हो रहे हैं, उनकी रचना बन रही है, वह अलग अलग रचना से बने होते हैं। जैसे कह रहा है कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं। पक्षियों के पंख परों से बने होते हैं। इनके पास जो पक्षियों के पंख होते हैं इसमें फीदर्स यानी कि क्विल्स पाए जाते हैं, जबकि चमगादड़ के पास जो पंख हैं वह वास्तव में पंख नहीं होते हैं। कह रहा है चमगादड़ के पंख जो हैं धड़ के नीचे जो उसकी बॉडी होती है उसके शरीर के नीचे फैली हुई त्वचा ही होती है, जिसे हम पैटेजियम कहते हैं। अर्थात चमगादड़ के पंख पैटेजियम से बने होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो पक्षी हैं, कीट हैं और चमगादड़ के पंख हैं, सभी का काम उड़ना है, किंतु इनकी उत्पत्ति अलग अलग स्थानों से होती है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है आपको ड्रैगन फ्लाई, जो कि एक कीट होता है, इंसेक्ट है। और यहाँ पक्षी में आप देख रहे हैं कि इसके पास भी एक पंख दिखाया जा रहा है, और चमगादड़ में भी आप यहाँ पर पंख देख रहे हैं। जो पंख है वह त्वचा का बना हुआ एक पैटेजियम है। पक्षी के पास पर होते हैं और ड्रैगन फ्लाई के पास जो भी अग्र पंख और पश्च पंख दो पंख हैं वो काइटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट है अवशेषी अंगों से प्रमाण। जीवों के पास कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कोई कार्य नहीं करते हैं, अर्थात क्रियाशील नहीं होते हैं, तो उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। आइए जानते हैं परिभाषा से। जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई महत्व नहीं होता है, अर्थात वे अंग क्रियाहीन होते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे क्रियाहीन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य की निमेषक झिल्ली, मनुष्य की निमेषक झिल्ली जो कि आँख पर पाई जाती है, कर्णपल्लों की पेशियाँ, पुच्छ कशेरुकाएँ, क्रीम रूप परसेसिका, अक्ल दाढ़, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अवशेषी अंग का कार्य करते हैं। इसी में आपको बता दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मनुष्य के पास बहुत सारे अवशेषी अंगों को यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है। लेस हेयर ऑन द बॉडी, बॉडी के पर बहुत कम बाल का पाया जाना। अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ मैमल्स में, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे जैसे गाय, भैंस, पशु हैं, इनके पास बॉडी पर बहुत घने बाल पाए जाते हैं। मनुष्य में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन यह बाल नहीं होते हैं। तो आपने देखा कि बॉडी पर बहुत ही कम बाल पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन
आर प्लीका सेमील्यूनरिस, जिसे हम निमेषक झिल्ली कहते हैं। यह जो झिल्ली होती है, जैसे अगर देखा जाए फिश है, फ्रॉग है या और रेप्टाइल्स हैं, ठीक, तो इन सब के पास में यह मिलती है। लेकिन इसका काम क्या होता है कि जब यह झिल्ली अन्य जंतुओं जैसे फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स के पास में होती है, तो पानी में जाने पर उनकी जो आँखें हैं, उनकी जो आई है, वह पानी में भी खुली होती है और वहाँ पर भी वह विजिबिलिटी दर्शाती है। लेकिन जो मनुष्य की आँख पर निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, यह पानी में जाने पर बंद हो जाती है और आपको उसमें धुंधला दिखाई पड़ता है या आप उसको देख फिर नहीं पाते हैं। इसके अलावा कर्णपल्लों की पेशियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगा हुआ है आरिकुलर मसल्स या ईयर मसल्स। इसमें आपके भी पास में यह मांसपेशी तो है, बट आपके कान हिलते नहीं हैं। जैसा आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी आदि के पास जो कर्णपल्लों की पेशियाँ हैं वो हिलती रहती हैं। उनके पास जब कोई भी मक्खी, कीट पहुंचता है तो अपने कान के फ्लैप से उसको पिन्ना से हटा सकते हैं। किंतु हमारे पास यह मसल्स, मांसपेशी तो है, किंतु कार्य करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसे अंग हैं जो काम करने में समर्थ नहीं होते हैं, उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। अगर देखा जाए तो अवशेषी अंग जैसे हमारे पास अपेंडिक्स मिलता है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि बड़ी आंत और छोटी आंत के मिलने वाले स्थान पर पाया जाता है। इस भाग में हमें पाते हैं कि जब मनुष्य शाकाहारी था तो उसमें सेलुलोज के पाचन के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सहायक हुआ करता था और उससे सेलुलोज एंजाइम स्रावित होता था। किंतु जब से मनुष्य मांसाहारी और साथ ही साथ सर्वाहारी की कोटि में आ चुका है, तो यह अंग अब अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। अर्थात यह अंग अभी भी विद्यमान तो है बट क्रियाशील नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे आप देखेंगे मनुष्य के शरीर पर, ठीक है ना, कम बाल का पाया जाना और निमेषक झिल्ली, अक्ल दाढ़, उदर की मांसपेशियाँ आदि ऐसे बहुत सारे अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ पक्षियों के भी पास अवशेषी अंग जैसे अगर देखा जाएगा तो ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग होता है पक्षी। इस पक्षी के पास जो पंख होते हैं वह उड़ने में सहायता नहीं करते हैं, अर्थात यह एक नाव उड़ने वाला पक्षी होता है। इसके साथ साथ आप पाएंगे कि जो फिश के भी पास होते हैं पेल्विक गर्डल, यह मिलती तो है बट कैसी होती है, वेस्टिजियल होती है। और उसके पीछे लगा हुआ हैंड लिम्ब, यह भी आपके पक्षियों में साथ साथ मछलियों में वेस्टिजियल का कार्य करता है। नेक्स्ट अगला प्रमाण हम जानेंगे संयोजी कड़ियों से प्रमाण। जैव विकास के इस टॉपिक में आज हम जानेंगे संयोजी कड़ियों से प्रमाण, ऐसे एविडेंस जो प्रूफ करते हैं कि कुछ जंतुओं के जो रचनाएं हैं वो दो संघों से अथवा दो जगतों से अथवा दो वर्गों से या किन्हीं दो समूहों से उनमें मिलान करते रहते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ जीवों में दो भिन्न वर्गों अर्थात दो भिन्न क्लास या संघों अर्थात फाइलम तथा समुदाय अर्थात
कह सकते हैं कि जो एंसेस्टर हैं उसमें विद्यमान होते हैं। यदि एक लक्षण किसी आदि अर्थात प्राचीन जीव से हो तथा दूसरा किसी विकसित वर्ग से, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदि यानी कि प्राचीन से होता है तथा पहले वाले से, तथा जो दूसरा वाला है वह किसी विकसित वर्ग से लक्षण दर्शाता है। तो ऐसे लक्षण जो दो भिन्न सदस्यों, जीवों के वर्गों या संघों से मिलते जुलते हैं, उन्हें ऐसे जीवों को हम संयोजी कड़ियाँ कहा जाता है। अर्थात जब किन्हीं दो वर्गों, दो संघों अथवा दो जगतों के बीच की रचना के बारे में, लक्षण के बारे में बताता है तो उसे हम संयोजी कड़ी कहते हैं। इसी क्रम में जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं वायरस का, जिन्हें हम विषाणु कहते हैं। विषाणु को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। ओके, जब वायरस किसी जीव कोशिका से बाहर रहता है अर्थात रहता है आउटसाइड में, तब वह निर्जीव हो जाता है। क्लियर। और जब वही वायरस जब पहुंचता है किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर, चाहे वह प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वह जीव कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाने पर सजीव की तरह बिहेव करेगा, अर्थात वह सजीव में बदल जाता है और वह सजीव की तरह पोषण और प्रजनन आदि क्रियाओं को करने में समर्थ हो जाता है। किंतु जीव कोशिका से बाहर रहने पर वह लाइफलेस अर्थात निर्जीव की कोटि में रहता है। इसी क्रम में जानते हैं अगला एग्जाम्पल युगलीना। इसे जंतु जगत एवं पादप जगत के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट मिलता है और यह प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ होता है, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में यह जंतु के समान अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर्कियोप्टेरिक्स। यह एनिमल सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग दैट इज एवीज वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इस जंतु के पास सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों के लक्षण पाए जाते थे। अब यह जंतु नहीं मिलता है, यह एक टाइप का जीवाश्म हो चुका है। यह कभी जीवन की उत्पत्ति के समय आपके धरातल पर आए थे, अब ये विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट एनिमल है और आपका अगला एग्जाम्पल है एकिडना। इसे सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स एवं स्तनधारी अर्थात मैमल्स के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। चूँकि एकिडना एक एग लेइंग मैमल्स है, अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी है, और सरीसृप और एकिडना जो कि प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं ये अंडे देते हैं, इसीलिए इसे सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेरीपेटस। पेरीपेटस को संघ एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस। यह जंतु अकशेरुकी अर्थात इनवर्टिब्रेट्स और कशेरुकी
अर्थात वर्टिब्रेट्स के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट एनिमल और एग्जाम्पल नियोपिलाइना, इसे संघ मोलस्का और संघ एनेलिडा के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह इस दो संघों के बीच के लक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेमोरिया, सेमोरिया को उभयचर वर्ग एवं सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह जंतु उभयचर और सरीसृप वर्ग के लक्षणों को दर्शाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नियोसिरेटोडस, नियोसिरेटोडस को मत्स्य वर्ग और उभयचर वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फिश और एम्फीबिया दोनों प्रकार के जीवों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसा कि थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें, चित्र के भी माध्यम से बताया गया हुआ है। ये है वायरस, जिसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है यूग्लिना, यूग्लिना है, इसे हम प्रोटोजोआ नहीं, इसे हम जगत, जंत और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। अगला आपका है प्रोटीरोस्पंजिया, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ और फाइलम पोरीफेरा के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट है नियोपिलाइना, इसे हम फाइलम मोलस्का और फाइलम एनिलिडा के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स, इसे रेप्टाइल्स और एवीज अर्थात सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेरीपेटस, पेरीपेटस को आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। और लास्ट एग्जाम्पल है एकिडना, इसे मैमल्स और रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप और स्तनधारी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। जैव विकास के इसी क्रम में अब हम आगे जानेंगे। अगला प्रमाण है जीवाश्म से प्रमाण, अर्थात एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल्स। पत्थरों अथवा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। अगर देखा जाए तो प्राचीन समय में कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते थे जो किसी न किसी कारणवश कोई घटना घटी होगी जिससे पौधे और जंतु दोनों मिट्टी के अंदर दब गए अथवा वे ज्वालामुखी के विस्फोट से बने लावे से चट्टानों में दब गए और उनके जो अवशेष हैं वह उसी में एक छाप के रूप में बन गए थे। तो जो ये अवशेष इन पहाड़ों या चट्टानों पर बन गए थे, इन्हीं को ही जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान अथवा पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम जीवाश्म का पता लियोनार्डो डी विंसी ने लगाया था। लियोनार्डो डी विंसी ने सबसे पहले जीवाश्म के बारे में खोज किया था। नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट हैं जॉर्ज क्यूवियर।
जॉर्ज क्यूवियर ने जीवाश्म विज्ञान की स्थापना की थी और जॉर्ज क्यूवियर को ही जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाश्म की आयु का अनुमान चट्टानों पर पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों से लगाया जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि कार्बन 14 और फास्फोरस आदि ऐसे हैं जिनसे हम जीवाश्मों की आयु का पता लगा सकते हैं कि यह जीवाश्म कितने वर्ष प्राचीन हो चुका है। तो आप आज जो है आपने जाना कि जैव विकास में ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जो कि यह सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के समय जैव विकास हुआ था। और आपने इसी क्रम में जाना कि जो जैव विकास है वह क्या होता है। सरल और सूक्ष्म संरचना वाले जीवों से जटिल और अति संगठित जीवों के निर्माण को ही जैव विकास कहा जाता है। साथ ही आपने जाना जो जैव विकास के पिता हैं, जैव विकास के पिता के रूप में आपने जाना है किसको? डार्विन को। डार्विन को जैव विकास का पिता अर्थात फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। अब इसके बाद आपको आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो जैव विकास के सिद्धांत में आप पढ़ेंगे लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। ठीक, इसे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा तथा जानकारी को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स।